नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है अपनी एमपी जीके की सीरीज की तीसरी कक्षा की, जिसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन की। दोस्तों, मध्य प्रदेश को भौतिक रूप से हम तीन भागों में बांट कर देख सकते हैं। पहला है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा श्रेणी, तीसरा है पूर्वी पठार, जिसे हम बघेलखंड कहते हैं। इसी क्रम में दोस्तों मध्य उच्च प्रदेश को हम पुनः 5 भागों में बांट के देखते हैं। पहला मध्य भारत का पठार, दूसरा बुंदेलखंड का पठार, तीसरा मालवा का पठार, चौथा रीवा पन्ना का पठार और पांचवा नर्मदा घाटी। प्रश्न कैसा बन सकता है? प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि मालवा का पठार निम्न में से किसका हिस्सा है या किसके अंतर्गत शामिल है, नर्मदा घाटी निम्न में से किसके अंतर्गत आती है। तब आपको ध्यान रखना है मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत। इसी प्रकार से दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी को हम 3 भागों में बांट कर देखते हैं। पश्चिमी श्रेणी जिसे हम कहते हैं राजपीपला, मध्य श्रेणी को कहते हैं महादेव और पूर्वी श्रेणी को हम कहते हैं मैकाल श्रेणी। और दोस्तों पूर्वी पठार, इसे हम कहते हैं बघेलखंड का पठार। ये तो अपने आप में अकेला है ही, ठीक, इसके अलग विभाजन नहीं है। अब हम एक बार मैप में चर्चा कर लेते हैं कि मध्य उच्च प्रदेश को हमने किस प्रकार से देखा। तो दोस्तों मध्य उच्च प्रदेश में हमने मध्य भारत के पठार को देखा, मालवा के पठार को देखा, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा घाटी की चर्चा की। किसमें? मध्य उच्च प्रदेश में। इसी प्रकार से दोस्तों यदि हम बात करें सतपुड़ा श्रेणी की, तो दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी को हमने 3 भागों में देखा। पश्चिमी भाग जिसे हम कहते हैं राजपीपला की श्रेणी, मध्य भाग को महादेव और जो पूर्वी भाग है, पूर्वी श्रेणी है, उसको हम कहते हैं मैकाल श्रेणी। इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को। और फिर दोस्तों इसके बाद पूर्वी पठार में हमने देखा है बघेलखंड का पठार। उम्मीद है इतनी चीजें आपको एकदम क्लियर होंगी और मैप के माध्यम से भी आपने इन सभी भौगोलिक या भौतिक क्षेत्रों को लोकेट करने का प्रयास किया होगा। यदि ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें हिंट कर दें कि हाँ सर, जो आप बता रहे हैं वे सारी चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होती जा रही हैं। दोस्तों आपने कहा था कि सर आप इंडेक्स के आधार पर वीडियो क्लासेस लाएं। सीधे से शब्दों में कहूं कि आपने कहा था कि सर थंबनेल में आप टॉपिक के नाम लिख दीजिए, तो मैंने ऐसा चालू कर दिया है। और दोस्तों जो आपसे प्रश्न मैं वीडियो के दरमियान करता हूं उनके आंसर्स आपको देने हैं। हमारे एक विद्यार्थी हैं कप्तान मौर्य जी, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ सभी प्रश्नों के आंसर देते हैं। तो इसी प्रकार से सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें और आपसे पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब यदि आप पर आते हैं तो जानने का प्रयास करें, और नहीं आते तो बाकी विद्यार्थी कप्तान मौर्य जी की तरह ही आंसर्स देते हैं, तो आप उनको पढ़कर उनके जवाब भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, हमने देखा कि मध्य प्रदेश को भौतिक रूप से मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। इसके बाद फिर हमने मध्य उच्च प्रदेश के 5 भाग देखे, सतपुड़ा श्रेणी के 3 भाग देखे और पूर्वी पठार जिसे हम बघेलखंड कहते हैं उसका कोई विभाग नहीं है, उसको हमने इंडिविजुअल देखा। तो इस प्रकार से कुल कितने विभाग हो गए मध्य प्रदेश के भौतिक रूप से? 5 तो हो गए मध्य उच्च प्रदेश के, 1 हो गया सतपुड़ा श्रेणी और 1 हो गया पूर्वी पठार। दोस्तों सतपुड़ा को हम ऐसे एक ही मान के चलते हैं। तो इस प्रकार से कुल 7 कैटेगरी में हमने देखा जो मध्य प्रदेश के नक्शे में हमें दिखाई दे रही हैं, मध्य प्रदेश के मानचित्र में हमें दिखाई दे रही हैं। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो आप हमें जवाब दें कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की पश्चिमी श्रृंखला राजपीपला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महादेव पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इन 3 प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। हो सके तो आप उनकी ऊंचाई और किस जिले में स्थित है इनको भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। अब हमें एक एक करके इन सभी भौतिक भागों की विस्तार से चर्चा कर लेनी है। ठीक, तो शुरुआत हमें करनी है मध्य भारत के पठार से, जो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो दोस्तों स्थिति हम देखेंगे, लेकिन स्थिति को आपको याद करने का लोड नहीं लेना है, क्योंकि ये किसी को भी याद नहीं होगी। जब किसी को याद नहीं होगी तो फिर ये कंपटीशन में आगे पीछे करने वाली श्रेणियों में शामिल नहीं होती चीज। और ऐसे प्रश्न भी नहीं बनते कि भाई मध्य भारत के पठार की आपसे भौगोलिक स्थिति अक्षांश और देशांतर रूप में पूछ ले, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। तो इसका आपको लोड नहीं लेना।
बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मोटा मोटा अनुमान लगा पाएं। तो दोस्तों ध्यान रखें, जो मध्य भारत का पठार है वह मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में है। इतनी चीज आपको क्लियर रखनी है। और उत्तर पश्चिम में कहां से कहां तक? 24 डिग्री 0 मिनट से 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 50 मिनट से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। बिल्कुल लोड नहीं लेना दोस्तों, जो ये अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है इसे याद नहीं रखना। आप इतना याद रख लें कि जो मध्य भारत का पठार है मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। और दोस्तों जो ये आंकड़े हैं ना, ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ये आपको किसी भी भौतिक भाग का याद नहीं रखना। जो आपको याद रखना है मैं आपसे कहता जाऊंगा, इसको आप जरूर याद रखना। जैसे कि क्षेत्रफल, तो दोस्तों जो मध्य भारत का पठार है वह पूरे मध्य प्रदेश का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 10.7% पर फैला हुआ है। कितने पे फैला हुआ है? 10.7% पर फैला हुआ है। ये तथ्य आपको जरूर याद रखना है। ठीक, फिर निर्माण की बात करें, इसे भी आप ध्यान रखें कि मध्य भारत के पठार का निर्माण मुख्य रूप से विंध्य शैल समूह के अपर्दन तथा नदियों के निक्षेपणों से हुआ है। दोस्तों निक्षेपण क्या होता है, इसका जवाब भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिर संबंधित जिलों की बात करें तो दोस्तों अब तो आप कॉमन सेंस लगा लेंगे, क्योंकि हमने चर्चा कर ली है कि जो मध्य भारत का पठार है मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। और मैप में भी हमने देख लिया, तो जो मध्य प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र के जिले हैं वहां पर इसका विस्तार होगा और वे जिले इस पठार से संबंधित होंगे, जैसे कि नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी। जलवायु की बात करें तो दोस्तों हमने पहले ही चर्चा कर ली है अपने पिछले वीडियो में कि दोस्तों यहाँ की जलवायु होती है विषम जलवायु। विषम मतलब विपरीत प्रकार की। जब कम गर्मी होनी चाहिए उस समय में अधिक गर्मी हो जाती है। भाई गर्मी के समय में हम क्या उम्मीद रखते हैं कि भाई थोड़ी सी कम गर्मी हो तो हमें राहत मिले, लेकिन नहीं, मध्य भारत के पठार में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के मौसम में ज्यादा गर्मी होगी और शीत ऋतु में बहुत ज्यादा ठंडी होगी। तो शीत ऋतु में हम जम जाएंगे और ग्रीष्म ऋतु में हम उबल जाएंगे, इस प्रकार की कंडीशन होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो मध्य भारत का पठार है वहां की जलवायु कैसी है, विषम जलवायु है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फिर वर्षा की बात करें तो दोस्तों इस क्षेत्र में औसत वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है और यह अल्प वर्षा वाला क्षेत्र कहलाता है। ध्यान रखना, नक्शे में आपको दिखाई दे रहा है। अब यहां से आप सारी चीजें लोकेट कर पाएंगे। कितनी वर्षा होती है? 50 से 75 सेंटीमीटर। और अल्प वर्षा वाले क्षेत्र में आता है कि मध्य प्रदेश में बहुत कम वर्षा इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। वनों की बात करें तो जब कम वर्षा होगी तो उस प्रकार के वन पाए जाएंगे, शुष्क मतलब सूखे टाइप के, जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। और कटीले पर्णपाती वन पाए जाते हैं क्योंकि इन वनों को अधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं होती, जैसे खैर, बबूल, पलाश आदि। तो वर्षा के हिसाब से यहाँ पर वन पाए जाते हैं। ये आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं यदि आपको आइडिया है ज्यादा वर्षा में किस प्रकार के सदाबहार वन पाए जाते हैं, कम वर्षा में शुष्क कटीले पर्णपाती वन ही पाए जाएंगे, है ना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर बात आती है मिट्टी की, और हम जानते हैं नदियां बहुत सारी प्रवाहित होती हैं, जैसे चंबल नदी, उसकी सहायक नदियां निकलती हैं वहां से। तो नदियों के बहाव के कारण वहां पर जलोढ़ या कछारी मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी के दो भाग होते हैं दोस्तों, उनकी चर्चा आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बताएं। फिर फसल की बात करें दोस्तों तो फसल यहाँ पर सरसों, ज्वार, तिल, गेहूं आदि पाई जाती है। नदियां दोस्तों चंबल, फिर उसकी सारी सहायक नदियां सिंध, काली सिंध, पार्वती, कुंवारी, सीप आदि पाई जाती हैं। इतना आपको ध्यान रख लेना है। और फिर विशेष तथ्य जितने भी हम पढ़ेंगे उन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो ध्यान रखें कि मध्य प्रदेश के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सरसों की हांडी। और दोस्तों बीहड़ प्रभावित प्राकृतिक क्षेत्र है मध्य भारत का पठार। प्रश्न बनेगा निम्न में से कौन सा भौतिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बीहड़ प्रभावित है? तो आपको ध्यान रखना है मध्य भारत का पठार। फिर दोस्तों मध्य भारत के पठार या ग्वालियर चंबल का पठार, ध्यान रखें दोस्तों, इसे हम ग्वालियर चंबल का पठार भी कहते हैं। और इस पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टोंगरा। इसकी ऊंचाई है 430 मीटर, या फिट में बात करें तो 1411 फीट।
किस जिले में स्थित है? श्योपुर जिले में स्थित है। बहुत आवश्यक रूप से ध्यान रखें टोंगरा चोटी को, क्योंकि मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कहां पर स्थित है? श्योपुर जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 430 मीटर है। इतने बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है मध्य भारत के परिप्रेक्ष्य में। फिर बात करते हैं बुंदेलखंड पठार के बारे में। तो दोस्तों स्थिति फिर वही चीज हो गई। आपको कितना ध्यान रखना है? ये मध्य भारत के पूर्व में है तथा रीवा पन्ना के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। आप यहां पर देख सकते हैं, ये मध्य भारत का पठार है, ठीक, इसके पूर्व में है। और यहां पर रीवा पन्ना का पठार है, तो रीवा पन्ना के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहां से आपको लोकेशन क्लियर हो गई। फिर दोस्तों उन तथ्यों की चिंता नहीं करनी जो किसी को याद नहीं है, जैसे कि ये इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है? 24 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 51 मिनट से 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य बुंदेलखंड का पठार स्थित है। इस फैक्ट की आपको चिंता नहीं करनी, ठीक। हम पे बे सारी चीजें बननी चाहिए जो सभी विद्यार्थियों पर बनती हैं। यदि हम आसान चीजें गलत करेंगे तो हम कंपटीशन से पीछे होते हैं। जो चीजें किसी पर नहीं बन रही, किसी की पहुंच तक नहीं है, तो वे चीजें हमें कंपटीशन में पीछे कर ही नहीं सकती। जब वे चीजें कंपटीशन में पीछे करेंगी नहीं तो फिर चिंता की बात ही नहीं है। यदि फिर भी हम उनकी चिंता करते हैं और तनाव लेते हैं तो हम बिना पढ़े या उनको पढ़ने के साथ भी उन विद्यार्थियों से पीछे हो जाएंगे जो बिना तनाव की तैयारी कर रहे हैं। याद रखना है, दो विद्यार्थी हैं, एक टेंशन लेता है, एक टेंशन नहीं लेता। जो विद्यार्थी टेंशन लेता है वो ऑटोमेटिकली पीछे हो जाता है टेंशन नहीं लेने वाले विद्यार्थी से। फिर भले दोनों बराबर मात्रा में पढ़ाई कर रहे हो, और जो विद्यार्थी टेंशन नहीं लेता वो ऑटोमेटिकली अपनी पृष्ठभूमि के उन सभी विद्यार्थियों से आगे हो जाता है जो बेवजह का टेंशन लेते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो पूरे प्रसन्न मन के साथ आपको पढ़ाई करनी है। चलिए बात कर लेते हैं निर्माण की। तो दोस्तों बुंदेलखंड के पठार का निर्माण नीस चट्टानों के अपरदन से हुआ है, ठीक, ये याद रखना है। क्षेत्रफल कितना है मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का? 7.7%। ये फैक्ट भी याद रखना है। संबंधित जिले अब आप कॉमन सेंस लगा लेंगे भाई। यहाँ दतिया है, सागर है, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना। तो ये इनको याद नहीं रखेंगे आप, लोकेशन ध्यान रख लेंगे ना मैप में, तो कॉमन सेंस लगा देंगे। अब यदि प्रश्न आएगा कि बुंदेलखंड के पठार में से कौन सा जिला आता है और आपको लोकेशन पता है तो भिंड थोड़ी ना आप आंसर कर देंगे। कॉमन सेंस वाली बात है। तो इन चीजों का लोड नहीं लेना है। कम लोड लेते हुए ज्यादा ज्ञान प्राप्ति की कोशिश करनी है ताकि सिलेक्शन को हम जल्दी प्राप्त कर सके। फिर बात करते हैं जलवायु की। तो दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है, ठीक है। कैसी जलवायु पाई जाती है बुंदेलखंड के पठार में? यहां पर भी दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी होती है और शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है। औसत वर्षा कितनी होती है? 75 से 100 सेंटीमीटर। मध्य भारत के पठार में कितनी होती थी? 50 से 75 सेंटीमीटर। अल्प वर्षा वाला क्षेत्र था। यहां कितनी होती है? 75 से 100 सेंटीमीटर। अब वन कौन से पाए जाते हैं? तो यहां तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खैर, नीम आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। यहां पर मिश्रित मृदा पाई जाती है, लाल काली मिट्टी पाई जाती है। यदि बात करें फसलों की तो दोस्तों इस क्षेत्र में गेहूं, ज्वार, तिल आदि प्रमुख फसलें हैं। नदियों की बात करें तो बेतवा, सिंध, धसान, उर्मिल, जामनी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। खनिज संसाधनों में दोस्तों यहां पर हीरा और चूना पत्थर बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखें। फिर बात करते हैं विशेष तथ्य की। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी, मैंने कुछ देर पहले चर्चा करी। मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी, मध्य भारत के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जिसकी लंबाई 430 मीटर है? उस चोटी का नाम आप बिना देखे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें और यहां से सीखें कि बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा की चोटी है। ऊंचाई कितनी है? 1172 मीटर है। किस जिले में स्थित है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको देना है। आगे हम चर्चा कर लेंगे, निश्चिंत रहना है। यदि आप जानते हैं तो जरूर बताएं। और दोस्तों बुंदेलखंड की गंगा हम कहते हैं बेतवा नदी को। और एक बात और ध्यान रखें, सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित क्षेत्र बुंदेलखंड का पठार है पूरे मध्य प्रदेश में।
अल्प वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मध्य भारत का पठार। सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने आपको फिर से बोल दिया। फिर दोस्तों बुंदेलखंड पठार में झांसी और सागर के मध्य समतल प्राय मैदान पाए जाते हैं, पैनी प्लेन पाए जाते हैं। कहां पर? झांसी और सागर के बीच में। इस फैक्ट को भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इन मैदानों के बीच छोटी छोटी पहाड़ियां मिलती हैं जिन्हें टोर कहते हैं। टोर किससे संबंधित है? ऐसे प्रश्न भी पीएससी पूछ लेता है। तो इसका संबंध पहाड़ियों से है। समप्राय मैदान के पास तो छोटी छोटी पहाड़ियां मिलती हैं झांसी और सागर के बीच में। इतनी चीजों को आपको ध्यान रखना है। वीडियो आपको कैसी लग रही है? आपको लाभदायक हो रही है साबित? तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, इससे हमें मनोबल मिलता है। फिर मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं दिन में एक वीडियो अपलोड करूं। यदि आप ज़्यादा कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हमारे वीडियो को देखते हैं, सभी लोग शेयर करते हैं, तो हमें और ज़्यादा मनोबल मिलता है और हमारा और ज़्यादा मन करता है कि जल्दी से जल्दी बहुत सारी वीडियोस आप सभी के लिए बना दें। लेकिन इसके लिए जो कि मैंने आपसे कहा, आप बढ़िया रिस्पॉन्स तो दिखाएं वीडियो पर, हम तो आपके लिए समर्पित हो जाएंगे पूरे तरीके से, ठीक है। वीडियोस कम इसलिए भी आ पाते हैं क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना होता है दोस्तों, ठीक। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिला न्यायालय में काम करता हूँ, जिस कारण से मुझे अपने 8 घंटे कम से कम वहां पर सेवाओं के रूप में देने होते हैं। उसके बाद जो समय बचता है उसमें बाकी सारी चीजें करनी होती हैं। उसी में मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, अपने चैनल का भी ध्यान रखता हूँ, तो इसलिए थोड़ा डिले हो जाती हैं चीजें। बाकी मेरा बस चलता है, दिन भर आपको वीडियोस बनाता रहता है। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपके सपोर्ट की, आपके सराहना की, आपके सपोर्ट की और आपके रिस्पांस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है मुझे वीडियो बनाने के लिए। तो कृपया अपना समर्थन बनाए रखें। बात करते हैं मालवा के पठार की। सबसे पहली लाइन जो होती है टेंशन वाली होती है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, उसको भूल जाना है। बस मोटे मोटे तौर पर ध्यान रख लें। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ पर मैप में आपको दिख रहा है ये पश्चिमी भाग, ठीक। हम तो सभी जानते हैं ना, ये उत्तरी नॉर्थ, दक्षिणी साउथ, पूर्वी ईस्ट और पश्चिमी वेस्ट। अब आप देख लें भाई, वेस्टर्न रीजन है, पश्चिमी क्षेत्र है। तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। और टेंशन वाला फैक्ट कि 22 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 20 मिनट से 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है, जो आपको याद नहीं रखना है। मैं इसलिए बोल दे रहा हूं कि काफी सारे विद्यार्थी बोलेंगे सर आपने फिर देशांतरी अक्षांतरी विस्तार ही नहीं बोला। यदि आप बोलेंगे तो कमेंट में बताएं, और यदि आप नहीं बोलेंगे तो ये भी बता दें सर हम तो ऐसा नहीं बोलते। फिर भी मैं कह रहा हूं कि इसको आप ध्यान ना रखें, बाकी चीजें ध्यान रख लें। जैसे कि पूरे भौगोलिक क्षेत्र के 28% क्षेत्र पर मालवा के पठार का विस्तार है। निर्माण हुआ है दक्कन ट्रैप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से। संबंधित जिले, अब आप खुद कॉमन सेंस लगाएंगे भाई, इस साइड कौन से जिले पाए जाते हैं। यदि आपने पहले वीडियो में मध्य प्रदेश का मैप देखा है तो आधे फैक्ट तो आपका वैसे ही बन जाएंगे, बिना याद किए आप आंसर सही कर दोगे। तो भाई टेक्निक हमें वही अपनानी है, कम से कम इनपुट में अधिकतम आउटपुट। तो वो कैसे होगा? मैप आप देखेंगे, ऑब्जर्वेशन अप्रोच अपनाएंगे तो आपको इस प्रकार से चीजों में फायदा मिलेगा। 70 नंबर की पढ़ाई में 75 नंबर हो जाएंगे। और दोस्तों एक एक नंबर से हजारों व्यक्ति बाहर होते हैं, तो आपको अप्रोच बदलनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संबंधित जिले कॉमन सेंस वाले हैं, इंदौर, उज्जैन, देवास, आगर मालवा, रतलाम, धार, झाबुआ। जलवायु दोस्तों समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। फाह्यान ने भी कहा था आदर्श जलवायु है भाई, कहाँ की? मालवा की। पर दोस्तों समशीतोष्ण मतलब ना ज्यादा शीत ना ज्यादा उष्ण। समशीतोष्ण को आप तोड़ के देख लेना, सम प्लस शीत प्लस उष्ण। सम मतलब बैलेंस के साथ सर्दी होती है और बैलेंस के साथ भी उष्णता मतलब गर्मी होती है। मतलब ना ज्यादा गर्मी होनी है ना ज्यादा ठंडी होनी है, इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी होती है? समशीतोष्ण होती है। यह ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी होती है और शीत ऋतु में ठंडी के समय में साधारण ठंडी होती है। इसलिए फाह्यान भाई साहब कह गए थे कि भाई मालवा की जानकारी हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जलवायु लगी है। और एक विद्यार्थी ने इसका आंसर भी दिया था, शायद वो भी कप्तान मौर्य जी ही होंगे, जो मेरे हर प्रश्न का आंसर देते हैं और मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैं उनका रिप्लाई भले नहीं कर पाता, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि आपके कमेंट को पढ़ तो पाऊं कम से कम। तो बहुत सारे कमेंट जो विद्यार्थी करते हैं उनके कमेंट नजर में रह जाते हैं, तो आप लोग भी कमेंट करें ताकि मुझे
मनोबल मिले और मुझे आपका नाम लेने का भी मौका मिले। वर्षा की बात करें दोस्तों 75 से 125 सेंटीमीटर इस क्षेत्र में, मालवा के पठार में 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा का क्षेत्र है। वन की बात करें शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, बबूल पलाश, तेंदुपत्ता आदि। फिर मिट्टी की बात करें दोस्तों, यहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, एक डाउट मुझे यहां पर थोड़ा सा लग रहा है वर्षा में कि 125 सेंटीमीटर इस रेंज तक वर्षा का पाया जाना थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट प्रतीत होता है। तो मुझे लगता है कि यहां पर वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आप इसे एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मुझे ऐसा लगता है। और पुस्तक में क्या लिखा है 75 से 125 सेंटीमीटर। तो यहां पर आप अपने विवेक का उपयोग कर सकते हैं। जो चीज है मैंने आपको एकदम स्पष्ट रूप से बता दी। फसल की बात करें दोस्तों तो सोयाबीन, कपास, गेहूं, ज्वार तथा मूंगफली यहां की प्रमुख फसलें हैं। कपास का उत्पादन मध्य प्रदेश के किन दो जिलों में होता है मुख्य रूप से, जिन्हें हम सुनहरे जिले कहते हैं। तो वे कौन से ऐसे सुनहरे जिले हैं जहां कपास का उत्पादन होता है? कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। जब मैं इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क बनाऊं, इसका मतलब है कमेंट सेक्शन में आपके उत्तर का इंतजार किया जा रहा है। ठीक है। नदियां दोस्तों चंबल, छिप्रा, पार्वती, गंभीर, खान, माही आदि। विशेष तथ्य की बात करें मालवा के पठार की तो ध्यान रखें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 28% पर विस्तृत है। इसे गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। सरसों की हांडी हम मध्य भारत के पठार को कहते थे। और दोस्तों कर्क रेखा मालवा के मध्य से गुजरती है। यदि हम बात करें मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी की तो वह है सिगार की चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है 881 मीटर। किस चोटी की? सिगार चोटी। कितनी ऊंचाई है 881 मीटर। अन्य दो चोटी हैं दोस्तों जाना पावा, इसकी ऊंचाई है 851 मीटर 854 मीटर, और दूसरी है धजारी जिसकी ऊंचाई है 810 मीटर। लेकिन सबसे ऊंची है सिगार की चोटी 881 मीटर मालवा के पठार की। और दोस्तों बात आ गई फाहियान भाई साहब की। इन्होंने कहा था भाई मालवा की जलवायु सर्वश्रेष्ठ है। और फाहियान कहां के यात्री थे? चीनी यात्री थे। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसी क्रम में अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आते हैं रीवा पन्ना के पठार पर। पहली लाइन का आधा भाग तो आपको ध्यान भी नहीं देना। ठीक है, पर ध्यान रखें जो रीवा पन्ना का पठार है बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में, बघेलखंड के पठार के पश्चिम में स्थित है। वैसे जो पहली लाइन मैंने आपसे पढ़ी वो लाइन भी आप मैप देखेंगे तो इसको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होगी। आप ऑटोमेटिक हाँ यार यहाँ है बघेलखंड का पठार, यार इसके उत्तर में ये है, दक्षिण में ये है, पश्चिम में ये है, तमाम चीजें आप खुद ही कर लेंगे। आप कहेंगे सर इतनी सारी चीजें आप बोल रहे हो, आधे से ज्यादा तो हम खुद ही कर ले रहे हैं मैप देख के। तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैप जरूर देखें आप। ठीक है, तो ठीक अब देखते हैं अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। दोस्तों 23 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 78 डिग्री 4 मिनट से 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है रीवा पन्ना का पठार, जिसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.36% है। और निर्माण हुआ था दोस्तों विंध्य शैल समूह के अपरदन से। इसमें जिले कौन कौन से आते हैं? रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना, दमोह। जलवायु दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी होती है और शीत ऋतु में अधिक ठंडी पड़ती है। कहां पर? रीवा पन्ना के पठार में। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? गर्मी तो यहां साधारण होती है और जो ठंडी होती है खून जमा देगी। ठीक है, अधिक ठंडी पड़ती है, इस चीज को याद रखना है। वनों की बात करें दोस्तों तो इस क्षेत्र के वनों में वांस, तेंदुपत्ता, शीशम, खैर आदि पाए जाते हैं। मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। नदियों में दोस्तों केन, टौंस, बीहड़, महान, बिछिया आदि प्रमुख हैं। अब एक प्रश्न नदियों से भी मैं आपसे पूछ लेता हूं। केन, वेतवा और सिंध किस नदियों में जाकर मिल जाती हैं? एक ही नदी है, आपको आंसर देना है। केन, वेतवा, सिंध। केंद्रीय विद्यालय संगठन याद कर सकते हैं। एक ही नदी है, गंगा है कि यमुना है कि चंबल है, कौन सी नदी जिनमें मिलती हैं? आपको इस बात का आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना है। फसलों की बात करें गेहूं, चावल, तिल यहां की प्रमुख फसलें हैं। खनिज में चूना पत्थर, गेरू और हीरा। विशेष तथ्य की बात करें तो दोस्तों विंध्यन, कगारी, स्कॉर्पलैंड भी कहा जाता है। किसे? रीवा पन्ना के पठार को। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है गुडविल सद्भावना चोटी, जिसकी ऊंचाई है 752 मीटर। कहां पर स्थित है? दमोह जिले में स्थित है।
ठीक। और दोस्तों मध्य प्रदेश में जबेरा गुंबद दमोह जिले में रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत स्थित है। जो जबेरा गुंबद है दमोह जिले में आता है और रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत स्थित है। रीवा पन्ना के पठार में स्थित है। सीधा सीधा आप पढ़ लें, ज्यादा दिमाग ना लगाएं। पढ़ाने का तरीका कैसा लगा दोस्तों, इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में जिक्र कर दें। ठीक है, अब बात करते हैं नर्मदा घाटी की। तो दोस्तों स्थिति फिर वही कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। मालवा तथा रीवा पन्ना पठार के दक्षिण में, सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में अवस्थित है। फिर वही 22 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री, यहाँ कोई मिनट नहीं लिखा, से 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। दोस्तों जब मैं इस विस्तार को पढ़ता हूं तो मेरा खुद मन नहीं करता कि आपके लिए अननेसेसरी में क्यों बता रहा हूं, जब याद रखना इस फैक्ट को सक्षम नहीं है एग्जाम तक, और नेसेसरी भी नहीं है। अब नेसेसरी नहीं है तो चिंता भी नहीं करनी है, तो फिर भी मैं क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन अब आदत से मजबूर है तो बोल देता हूँ मैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कराने का प्रयास करता हूँ। दूसरा सबसे बड़ा भौतिक भौगोलिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का नर्मदा घाटी। सबसे बड़ा कौन सा है, मालवा का पठार। कितने प्रतिशत पर है, 28% पर है। फिर आता है नर्मदा घाटी, कितने पर है, 26% पर है। निर्माण हुआ था दोस्तों पश्चिम में दक्कन ट्रैप की चट्टानों से तथा पूरब में धारवाड़ तथा विंध्यक्रम की चट्टानों से हुआ था। नर्मदा घाटी बहुत लंबी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। पश्चिम में हुआ था दक्कन ट्रैप की चट्टानों से और पूरब में हुआ था विंध्यक्रम की चट्टानों से। तो कॉमन सेंस लगाएंगे भाई, पश्चिम पूरब क्यों हो गया, इतनी लंबाई होगी तब तो पश्चिम पूरब हम बांट पा रहे हैं। इस बिंदु को थोड़ी ना बांट देंगे पश्चिम पूरब में, बांट भी सकते हैं, वो लोग सर लाइन खींच के बांट देंगे, लेकिन कॉमन सेंस वाली बात है, बहुत लंबा है इसलिए पश्चिम और पूरब। तो बहुत लंबी जब दूरी हो जाएगी तो अलग अलग प्रकार से फॉर्मेशन भी होगा रॉक्स का। ठीक है, अलग अलग रॉक्स का फॉर्मेशन होगा, अलग अलग चट्टानों का निर्माण होगा। तो जो घाटी है या जो पठार है, पर्वत है, जो भी है, उनका निर्माण भी अलग अलग प्रकार से हो जाएगा। तो पश्चिम साइड दक्कन ट्रैप से हो गया, पूरब साइड विंध्यक्रम की चट्टानों से हो गया। संबंधित जिलों की बात करें तो जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर और रायसेन इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख जिले हैं। यदि हम बात करें जलवायु की तो दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में यहां पर अधिक गर्मी, शीत ऋतु में साधारण ठंडी पाई जाती है। इसका दोस्तों पूर्वी क्षेत्र अधिक ठंडा होता है एवं पश्चिमी क्षेत्र अधिक गर्म होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वर्षा की। तो दोस्तों आपको पता है बहुत ज्यादा लंबा क्षेत्र है, पश्चिम से पूरब बहुत ज्यादा विस्तार है। तो वर्षा में भी आपको बहुत वेरिएशन देखने को मिलेंगे। बहुत कम मतलब 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है। और यहाँ दोस्तों पश्चिम से पूरब की ओर जब बढ़ेंगे आप, वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे, तो वर्षा की मात्रा में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। और यह पूरे मध्य प्रदेश में भी लागू होता है सेम तरीके से। तो इसको आप ध्यान रखना, 175 से 125 सेंटीमीटर। और बात करें नदियों की तो नर्मदा, तवा, हिरण, शेर, हथनी, शक्कर, दूधी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। दोस्तों नदियों से प्रश्न आते हैं, अभी प्रश्न आया था हथनी किसकी, नहीं पूर्वा किसकी सहायक नदी, नहीं पूर्णा आया था एमपीपीएससी 2023 में। पूर्णा निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो ऐसे प्रश्न पूछ लेता अक्सर एमपीपीएससी, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। सहायक नदियों को आप जरूर याद रखें, कौन सी नदी है जो 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। ऐसे ऐसे प्रश्न एमपीपीएससी पूछ लेता है और विद्यार्थी गलत कर देते हैं। फिर बात करते हैं वन की तो सागौन, साल, तेंदुपत्ता, बांस यहाँ के प्रमुख वन हैं। मिट्टी की बात करें दोस्तों तो नर्मदा घाटी के पश्चिम भाग में गहरी काली मिट्टी तथा पूर्वी क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। फसलों की बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र में कपास व मूंगफली, मध्य क्षेत्र में गेहूं, पूर्वी क्षेत्र में चावल का उत्पादन होता है। खनिज की बात करें चूना पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी आदि यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। फिर विशेष तथ्य में हम देखेंगे दोस्तों नर्मदा घाटी क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक विभाग है। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। हमने मध्य उच्च प्रदेश की सारे जो विभाजन है उनको देखा। अब हम बात करेंगे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की। इसे दोस्तों 3 भागों में बांट कर देखते हैं। पश्चिमी श्रेणी जिसे हम राजपीपला कहते हैं, मध्य श्रेणी जिसे हम महादेव पर्वत कहते हैं, पूर्वी श्रेणी जिसे हम मैकाल श्रेणी कहते हैं। अब यहां पर भी सेपरेशन है। पश्चिमी श्रेणी का विस्तार दोस्तों मध्य प्रदेश गुजरात में है। मध्य श्रेणी जिसे महादेव कहते हैं इसका विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है।
पूर्वी श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। आप मैप देखेंगे तो आप खुद कॉमन सेंस लगा लेंगे, इनको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, आपको आत्मज्ञान हो जाएगा ढंग से मैप देख लिया आपने तो। इसलिए कहते हैं भाई मैप जरूर देखो, मानचित्र जरूर देखो। आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूं मैं, हाथ भले आपको जुड़े हुए दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन मैं वास्तव में हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूं मैप जरूर देख लेना आप, ठीक है। तो चलो चर्चा को शुरू कर लेते हैं। ओवरऑल सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की स्थिति देख लेते हैं दोस्तों, बड़ी टेंशन वाली चीज है। स्थिति कहाँ है भाई? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी नर्मदा घाटी के दक्षिण में समांतर स्थित है। आप देख सकते हैं यहां नर्मदा घाटी थी, ये सतपुड़ा श्रेणी हो गई, तो समांतर हो गई, दिख रहा है। अब विस्तार देखें दोस्तों तो 21 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री 30 मिनट से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है और मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 11% क्षेत्र को कवर करे हुए हैं। जलवायु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी, शीत ऋतु में अधिक ठंडी पड़ती है। नर्मदा घाटी में उल्टा था, हमने देखा था, तो ध्यान रख लेना। निर्माण हुआ था डक्कन ट्रैप की चट्टानों के साथ साथ धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। बहुत लंबे जो एरिया होते हैं ना, वैरायटी ज्यादा हो जाती है, डक्कन ट्रैप हो गया, धारवाड़ ट्रैप, है ना, धारवाड़ क्रम, तो आपको इस प्रकार से चीजें याद रखनी है। प्रमुख जिलों में दोस्तों जो निचले जिले हैं, दक्षिण के जिले हैं मध्य प्रदेश के, वही बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, ये सब शामिल हो जाते हैं। वर्षा की बात करें तो यहां पर भी आपको फ्लक्चुएशन बहुत देखने को मिलेगा, क्योंकि पश्चिम साइड कम वर्षा होती है, पूरब साइड ज्यादा होती है। तो जो भाई साहब हैं कौन, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ये पश्चिम से लेकर पूर्व के छोर तक बैठे हुए हैं। तो मतलब यहाँ की वैरायटी 75 सेंटीमीटर से लेकर अधिक वर्षा 150 सेंटीमीटर सब देखने को मिल जाती है आपको। अब ऐसा नहीं कि कहीं 75 हो कहीं 150, ऐसा नहीं है। तो 75, 78, 80, 100 इस प्रकार से करते करते पूरब तक बहुत ज्यादा होने लगती है। आपको बताना है किस जिले में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होती है और किस क्षेत्र में सबसे कम होती है। दोस्तों ये 4 प्रश्न मैंने आपसे पूछ ली कमेंट सेक्शन के लिए, इनके आंसर आप सभी से अपेक्षित हैं। कुछ विद्यार्थी आंसर देते हैं, वो बधाई के पात्र हैं। जो विद्यार्थी आंसर नहीं देते उनको भी आंसर दे देना चाहिए, ऐसा मेरा उनको सजेशन है। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, आपका भी रिवीजन होगा। जिसको पता नहीं होगा वो आंसर को पढ़ लेगा, तो विद्यार्थी हित भी हो जाएगा आपके कारण, ठीक। नदियों की बात करें तो इसमें ताप्ती, वैनगंगा, शक्कर, दूधी, पैंच, वारधा, बावनथड़ी शामिल हैं, यह इस क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं। मिट्टी की बात करें तो छिछली, काली व लैटराइट मिट्टी की अधिकता होती है। लैटराइट मिट्टी की विशेषताएं भी कमेंट सेक्शन में बता दें आप। अब बात करते हैं दोस्तों अंतिम जो हमारा भौतिक विभाग है, पूर्वी पठार, या जिसे हम कहते हैं बघेलखंड का पठार। आप मैप में देख सकते हैं तूसा पूरब साइड बना हुआ है। वही बात है, मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार दोस्तों, अब इससे हम लोग को मुक्ति मिल जाएगी क्योंकि आखिरी विभाग है। क्या है अक्षांशीय विस्तार? 23 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री 5 मिनट से 82 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारा छोटा सा बघेलखंड का पठार फैला हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौतिक विभाग है, इसको भी ध्यान रख लेना। लगभग 7% पर फैला हुआ है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के। और दोस्तों इसका निर्माण हुआ था आग महाकल्प के शैल समूहों से। और संबंधित जिले आप सब समझ जाएंगे कि भाई सीधी, सिंगरौली, रीवा, शहडोल है। जलवायु दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, यहाँ साधारण गर्मी, शीत ऋतु में अधिक ठंडी पड़ती है, किडनियों में बर्फ जम जाती है, ठीक है। और फिर वर्षा की बात करें, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर लगभग 125 से 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मैंने कहा था पूरब में होती है बहुत ज्यादा वर्षा, और ये पूरा पूरब में बैठे ही हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि पश्चिम में भी है तो हम 75 कर दें, नहीं भाई, ये पूरब में ही है और उसी रीजन में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो पूरे बघेलखंड के पठार में बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा वर्षा होती है, 125 से 140 सेंटीमीटर। नदियों की बात करें तो सोन, जोहिला, बनास, गोपद आदि यहाँ की नदियां हैं और लाल पीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। तो जितनी चीजों की हमने चर्चा करी है उन सभी चीजों को इस पुस्तक में समराइज करके दिया हुआ है प्राकृतिक विभाजन फटाफट शीर्षक से, ताकि आप यहां से फटाफट रिवीजन कर सकें। तो चलिए हम फटाफट रिवीजन की ओर अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मालवा के पठार की। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल 28% पर फैला है, काली मिट्टी पाई जाती है, सोयाबीन प्रमुख फसल है, चंबल, माही, पार्वती, छिप्रा प्रमुख नदियां हैं और सबसे ऊंची चोटी यहाँ की है सिगार की चोटी, लंबाई है 881 मीटर।
दोस्तों इसमें दो चोटी धजारी और जाना पावा भी हमने पढ़ी थी, उनकी लंबाई नहीं दोस्तों, ऊंचाई आप हमें बता दें। ठीक, इसी प्रकार से जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, कोई इशू हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। आगे जो फटाफट वाली चीजें आएंगी उनको भी हम स्लो पढ़ लेंगे। ठीक, मालवा का पठार 10.68% पर फैला हुआ है। जलोढ़ कछारी मिट्टी पाई जाती है। प्रमुख फसल है सरसमा। चंबल, सीप और सिंध यहाँ की नदियां हैं और सरसों की हांडी से हम कहते हैं। बुंदेलखंड का पठार 7.7% पर फैला हुआ है। मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। गेहूं और तिल प्रमुख फसल है। केन, वेतवा, जामनी यहाँ की नदियां हैं और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1172 मीटर। किस जिले में स्थित है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। रीवा पन्ना के पठार की बात करें 10.36% पर फैला है। मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। गेहूं चावल उगाए जाते हैं। केन टोस बहती है। दोस्तों जबेरा गुंबद दमोह जिले में रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत स्थित है। फिर बात करते हैं नर्मदा घाटी की 26% पर फैली हुई है। जलोढ़ गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। गेहूं, दलहन, गन्ना उगाया जाता है। नर्मदा और तवा बहती है। सबसे निचला प्राकृतिक स्थल है। फिर सतपुरा पर्वत श्रेणी 11% पर फैली हुई है। लेटराइट छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। मक्का की खेती होती है। दूधी, दिन व शक्कर नदी बहती है। और दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। ऊंचाई कितनी है? किस जिले में स्थित है? किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है? कमेंट सेक्शन में बता दें। पर्वत श्रेणी मैंने ये नहीं कहा आप कह रहे हैं सर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है, ये ऐसा प्रश्न भी एमपीपीएससी में आया था। सतपुड़ा श्रेणी तो ठीक है, उसके किस उपभाग के अंतर्गत आती है ये कमेंट में बताना है। बखेलखंड का पठार 7% पर फैला है। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है जहां चावल उगाए जाते हैं। सोन बिहड़ नदी बहती है और यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक भाग है। इतनी चीजें आपको ध्यान रख लेनी है। अब भाई आपके गोवा प्लान को साकार करने वाले तथ्य, भाई गोवा प्लान कब साकार होगा? जब आपके पास पैसे होंगे। आपके पास पैसे कब होंगे? जब आपके पास सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन कब होगा? जब आप इन सभी तथ्यों को अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और पेपर में सही आंसर कराएंगे। इसलिए लिखा है गोवा प्लान को साकार करने वाले तथ्य, तो ढंग से पढ़ लेना है आपको। प्रदेश शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द रीजियो से हुई है। भारत के प्रादेशिक विभाजन के प्रयत्न में कई विद्वानों का योगदान रहा है, जिसमें डडले स्टेम्प और आर.एल. सिंह का विशेष योगदान है। दोस्तों जो चंबल का उप आंध्र प्रदेश है, इसे सामान्यतः मध्य भारत का पठार कहा जाता है। दोस्तों मध्य भारत के पठार के पश्चिम की ओर बूंदी और करौली पहाड़ियां या अरावली श्रेणियां इस प्रदेश की सीमा बनाती हैं। ध्यान रख लेना। तो मध्य भारत का जो पठार है उसके पश्चिम की ओर हमें बूंदी और करौली पहाड़ियां जो कि अरावली श्रेणी में आती हैं, हमारे प्यारे मध्य प्रदेश की पश्चिम की ओर की सीमाएं बनाती हैं। ये बात आपसे यहां पर कही जा रही है। फिर पश्चिमी सतपुड़ा तथा झाबुआ क्षेत्र के संपूर्ण मध्य प्रदेश में सूखे मानसून के वन मिलते हैं। मतलब पश्चिमी सतपुड़ा में और झाबुआ क्षेत्र में संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो सूखे मानसून वाले वन है ना, यही मिलते हैं वो। फिर बघेलखंड में दोस्तों स्थित है क्या? देवगढ़ का पठार। सरगुजा छत्तीसगढ़, यह सोन तथा महानदी का जल द्विभाजक है। कौन सा पठार? देवगढ़ का पठार। किन दो नदियों के बीच जल द्विभाजक का काम करता है? सोन और महानदी के बीच जल द्विभाजक का काम करता है। सरगुजा छत्तीसगढ़ में स्थित है। दोस्तों रीवा पन्ना के पठार का दूसरा नाम है विंध्य का पठारी प्रदेश। फिर बात करते हैं फाहियान भाई साहब की, चीन के यात्री थे और मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहे गए। कहने से कुछ नहीं होता, वास्तव में है। ठीक है। फिर कर्क रेखा मालवा पठार को दो भागों में बांटती है, पहले चर्चा कर ली। सतपुड़ा श्रेणी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है, इसको हमने कॉमन सेंस से मैप में देख लिया। फिर चंबल नदी ने उत्खात स्थलाकृति बीहड़ का निर्माण किया है। दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं गंगा नदी के मध्य समद्विभाजक का काम करती है। जल समद्विभाजक, जल विभाजक याद कर लो दोस्तों, बराबर में थोड़ी ना बात है, समद्विभाजक हम बोल रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। नर्मदा एवं गंगा के बीच जल विभाजक का काम कौन सी श्रेणी करती है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी करती है। पर दोस्तों पन्ना के हीरो की खानें बिजावर श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, इसको आप ध्यान रख लेना है। ऐसे प्रश्न पीएससी पूछ लेता है, हम सोचते रह जाते हैं चार में से कौन सा टिक कर दें। ठीक है। फिर गुडबिल चोटी या कालूमार चोटी जिला दमोह में स्थित है। कहां पर है भाई गुडबिल और या कालूमार चोटी? एक ही नाम है, चोटी एक ही, दो अलग अलग नाम हो गए। कहां है? दमोह जिले में स्थित है। इसे हम सद्भावना शिखर कहते हैं। गुडविल का हिंदी कर दो ट्रांसलेशन तो सद्भावना हो जाएगा। इसकी ऊंचाई बताओ भाई कितनी है? चर्चा हम पहले शायद कर चुके हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा। फिर विंध्यन पर्वत श्रेणी राजस्थान
मध्य प्रदेश से लेकर पूरब में सासाराम बिहार तक फैली हुई है। सोच लो भाई आप, विंध्य पर्वत श्रेणी कहाँ? मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार तक फैली है। यूपी भी बीच में मिलेगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि जंप कर जाएगी, जंप भी करेगी तो निकलेगी तो यूपी के ऊपर से ही ना, इतना आप समझ लेना। चलिए, मध्य प्रदेश में आर्कियन युग की चट्टानों से संगमरमर प्राप्त करते हैं। संगमरमर किस युग की चट्टानों से प्राप्त होता है? आर्कियन युग की चट्टानों से प्राप्त होता है। दोस्तों, पन्ना जिले की भोगन नदी से हीरा प्राप्त होते हैं। मझगवा पन्ना, हिनौता पन्ना एवं कोटारिया सतना में हीरे की खान है। ध्यान रखना है, मझगवा कहां पर है, हिनौता कहां पर है, ये है पन्ना में, और कोटारिया कहां पर है, यह है सतना में। क्यों पढ़ रहे हैं हम? यहां पर हीरे की खानें हैं, इसलिए हमने इनका अध्ययन किया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख फसल उत्पादक क्षेत्रों की। तो बघेलखंड के पठार में चावल उगाए जाते हैं, मालवा के पठार में गेहूं सोयाबीन, सतपुड़ा में मक्का, मध्य भारत में सरसों, बुंदेलखंड में गेहूं तिल, नर्मदा घाटी में गेहूं गन्ना एवं दाल उगाई जाती है। ठीक है, उम्मीद है इतनी चीजें आपको एकदम क्लियर होंगी। फिर बात करते हैं जो हमने पहले ही कर ली है, कैलकुलेशन तो पहले ही कर लिया, 7 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा है हमने। मालवा पठारी प्रदेश, विंध्य पठारी प्रदेश, बुंदेलखंड, चंबल का उपाध्य प्रदेश, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकाल प्रदेश और बघेलखंड का प्रदेश। पहले हमने 7 भाग देखे थे ना भौतिक टाइप में, तो उन्हीं के अलग अलग सेक्टर वाइज नाम रख दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं और कॉमन सेंस के साथ लिंक भी कर सकते हैं। अब नियोजन प्रदेश के आधार पर मध्य प्रदेश की हम विभाजन की बात करें तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश को विभिन्न आर्थिक कार्य संसाधन जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन आदि के नियोजन के आधार पर 7 भागों में बांटा है। अब कौन से 7 भाग हैं उनकी चर्चा हम कर लेते हैं एक बार। दोस्तों, ग्वालियर एग्रो प्रदेश, इसमें ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, दतिया आते हैं। अब दोस्तों, ग्वालियर एग्रो प्रदेश है तो ग्वालियर के आसपास चारों ओर के जिले आएंगे, बालाघाट तो हम जोड़ेंगे नहीं, तो इस नाम से आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, इनका लोड आप ना लें, इन कॉमन सेंस सही लगाएं फिर आप, है ना, आसपास के जिले ही देख लें। ग्वालियर की बात चल रही, कन्याकुमारी नहीं जोड़ना आपको, ठीक है। फिर इंदौर एग्रो इंडस्ट्रियल प्रदेश, इंदौर के आसपास देख लो क्या क्या है, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, धार, उज्जैन, झाबुआ, देवास, ये सब है, ठीक है। बुंदेलखंड बघेलखंड प्रदेश में वही टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा आएगा। भोपाल कैपिटल प्रदेश में भोपाल के आसपास भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, गुना, राजगढ़, शाजापुर। फिर जबलपुर इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट प्रदेश में जबलपुर, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, मंडला। फिर नर्मदा घाटी क्षेत्र में नर्मदापुरम, खंडवा और खरगोन आएंगे। इसी प्रकार से छिंदवाड़ा रिसोर्स प्रदेश में छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, बालाघाट आएंगे। अब दोस्तों, चारों तरफ की बस ऐसे नहीं देखने आपको कि चारों ओर से जिले की सीमा साझा हो रही, जैसे जबलपुर है, दमोह से लग रहा है, लेकिन सागर, नरसिंहपुर, मंडला ये सभी शामिल हो रहे हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो 7 क्षेत्रों में हमने कैसे बांटा है? आर्थिक कार्य संसाधन की दृष्टि से। इस फैक्ट को आपको ध्यान रखना है कि 7 भागों में हमने मध्य प्रदेश को बांटा है आर्थिक कार्य संसाधन की दृष्टि से, जिसमें कौन कौन शामिल है? ग्वालियर एग्रो प्रदेश शामिल है, इंदौर एग्रो इंडस्ट्रियल प्रदेश शामिल है, बुंदेलखंड तथा बघेलखंड प्रदेश शामिल है, भोपाल कैपिटल प्रदेश शामिल है, जबलपुर इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट प्रदेश शामिल है, नर्मदा घाटी प्रदेश है, 7वां कौन सा है? छिंदवाड़ा रिसोर्स प्रदेश शामिल है। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। तो दोस्तों, जो अगला टॉपिक है इसको हम अपने अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में देखें, नहीं इस वीडियो में नहीं देखते यार, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आप लोग भी वीडियो देखते देखते बोर हो जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं से अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। तब तक के लिए आपको हमारे साथ बने रहना है, और आप एक चीज जरूर करें, हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, वीडियोस को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगामी समय में जितने भी वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन हमें समय पर प्राप्त हो जाएं। एक और गुजारिश है, जितने प्रश्न आपसे किए जाते हैं उनकी आंसर्स आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अपनी समस्याएं भी लिख सकते हैं, अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं, वीडियो कैसा लगा यह भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बस इतना आपको करना है, आगे बढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, मेहनत करना है, और तब तक नहीं रुकना है दोस्तों जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।